जितनी समझदारी से आप बात कर रहे हैं, ये समझदारी संजय जी में क्यों नहीं दिखी? वो तो कुछ और कह रहे हैं, आप उनकी बात से या तो कन्नी जानबूझ के काट रहे हैं, या आप भी उनकी बात से मुझे लगता है सहमत नहीं है। पहली बार मैं दुबे जी को आनंद में नहीं देख रही हूँ। जी, बात जब मेरे देश की होती है, आप जानती हैं मेरे स्वभाव को, जब बात मेरे देश की होती है तो किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे देश में ऐसे सपने में भी कोई कैसे सोच सकता है कि ऐसा होगा? 140 करोड़ की देश की तुलना आप 3 करोड़ की देश से मत कीजिए। ये 4-5 देशों में नाम आने वाला देश भारत है। ये नया भारत है। ये जब पुराना हुआ करता था तब भी लोगों की सेवा करता था, और आज जब नया भारत है तब भी लोगों की सेवा ही करता है। हर्ष जी, आपको और संगीत रागी जी को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आनंद दुबे जी ने ही एक तरह से संजय राउत ने जो बयान दिया है उसकी इतने ज्यादा मतलब उसको दरकिनार करके उसको बिल्कुल ही नकार देना, मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई और नहीं कर सकता है। विवेक जी के पास में जारी, रुक जाइए रागी जी एक सेकंड। आपको ये बताते हुए विवेक जी, 1974-75 जब जेपी आंदोलन हुआ था, लेकिन 77 में चुनाव हुआ और चुनाव से फैसला हुआ कि कौन सरकार देश में चलाएगा। 88 हो 89 के चुनाव में जब ये बोफोर्स घोटाला हुआ था तब भी बहुत चर्चाएं चलती रही, ये देखिए उसके बाद भी। लेकिन 1989 के चुनाव में राजीव गांधी सरकार गई। असर होता है, ऐसा नहीं है कि जन आंदोलन का असर नहीं होता है। निर्भया आंदोलन 2013 के दिल्ली के चुनाव में शीला दीक्षित सरकार गई थी, और फिर अन्ना आंदोलन आप देखिए 11 से 14 तक जो चला, उसमें 2014 के चुनाव में मनमोहन सरकार गई और उसके बाद से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। लेकिन जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ वो वोट से हुआ, वो हिंसा से नहीं हुआ। ये बताते हुए विवेक श्रीवास्तव जी, आपको भी ये समझना चाहिए कि जो पहला हम अपना दिखा रहे हैं कि 8 प्रधानमंत्री अगर बदल चुके हैं, और देखिए ना 2014 में सुशील कोइराला वहां पीएम थे, फिर केपी शर्मा ओली, फिर पुष्प कुमार प्रचंड, शेर बहादुर देवबा, केपी शर्मा ओली, फिर शेर बहादुर देवबा, पुष्प कुमार दहल प्रचंड, फिर 24 में केपी ओली बन गए। श्रीलंका में देखिए 5 राष्ट्रपति तब से बदले हैं। महिंद्रा राजपक्षे, मैत्रीपाला सिरिसेना बने, फिर गोटाबाया राजपक्षे बने, रणिल विक्रमसिंघे बने, फिर अनुराग दिसानायके बने। पाकिस्तान में 4 पीएम बदल चुके हैं। नवाज शरीफ पीएम थे, फिर शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान, शहबाज शरीफ। कुछ तो बात है ना हमारी मिट्टी में। यहाँ पर अस्थिरता नहीं फैलाई जा सकती किसी भी मुद्दे को उठा। आपकी मिट्टी में बात है या नहीं है मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपकी मिट्टी में मतलब कांग्रेस, लेट मी कंप्लीट नाउ, लेट मी स्पीक। आपने एक अच्छा, आप भारत के नहीं है क्या? व्हाई आर यू सेइंग दिस? No, आई एम सेइंग इट बिकॉज़ योर एनालिसिस नीड्स टू बी स्लाइटली करेक्टेड, दैट्स व्हाट आई फील। सो डोंट से, आप ये मत बोले कि आपकी मिट्टी है, आपकी भी मिट्टी है गुरु। बोलने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए मुझे। 30 बढ़िए सेकंड बोलूं फिर आप बढ़िए विवेक से बढ़िए। आपका मॉडिफिकेशन जो आपने वक्तव्य अभी दिया, मैं उसका स्वागत जरूर करता हूं, लेकिन उसका क्रेडिट आपको कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा, जिसके विपक्ष में कम्युनिस्ट भी रहे, हम भी रहे। हमारी पहली सरकार 1950s के दशक में नेहरू जी ने हटाई, लेकिन उसके बाद जब हम एनालाइज करते हैं ये 70 साल का कार्यकाल, तो हमने ये देखा कि कांग्रेस को ग्रेसफुली हारना भी आता है। तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। कांग्रेस और यूपीए कभी आई कभी गई, लेकिन सत्ता से चिपकने की बात किसी भी पार्टी में नहीं थी, ये आपने भी कहा। लेकिन ये चीज आज 2014 के बाद हमको नहीं दिखती है। मैं शिवसेना की तरफ से संजय राउत जी ने जो बोला उससे मैं काफी एग्री करता हूं कि हर देश को जागरूक हमेशा रहना चाहिए कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बचे रहे। विपक्ष कुछ कह रहा है, इज्जत देना सीखिए। यहां संगीत रागी बैठ करके कह रहे हैं साहब आंदोलन मत करो। अगर आपको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, आप कुछ नहीं कह सकते, आप कर ही नहीं सकते आंदोलन। आप सरकार में हाँ मिला करके चलिए, आप क्वेश्चन मत करिए ऑपरेशन सिंदूर को, आप नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है। आप इकोनॉमिक पॉलिसी में ना क्वेश्चन करिए। $700 बिलियन से कर्ज है देश पे, आप ना क्वेश्चन करिए। टोटली जो है कुछ बिजनेस हाउसेस कंट्रोल कर रहे हैं इकोनॉमी को, ना क्वेश्चन करिए। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ता है, ना क्वेश्चन करिए। तो ये बात नहीं चलती है। संजय रावत सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि अपोजिशन को साथ लेके चलिए, जन भावनाओं को समझिए, सत्ता से मत चिपकिए। इलेक्शन कमिशन के ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं, उनको भी लाइटली मत लीजिए। मुझे इसका उत्तर देना पड़ेगा। मत लीजिए उसको लाइटली, और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई एंटी नेशनल नहीं है। कोई नहीं चाहता देश में तोड़फोड़ हो, लेकिन लोग चाहते हैं कि तोड़फोड़ होने की अगर कोई भी गुंजाइश है तो उसको शुरू से रोका जाए। उसके लिए डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र का होना जरूरी है। नेपाल में जो गलतियां हुई, भारत ना करे, भारत ना करे। ठीक है, संगीत रागी जी इसका जवाब दीजिए।
देखिए, वे लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जब वो बंगाल की सत्ता में थे तो सेन ब्रदर्स को मार करके उसके खून में चावल पका करके उसकी जिंदा मां को खिलाए थे। ये जो ह्यूमन कैनिबलिज्म में है, देश में राजनीतिक हिंसा की देन जो है वो वामपंथियों की देन है, चाहे वो बंगाल में हो चाहे उन्हें अपने विरोधियों को खत्म कर देते थे। कोई पढ़ना चाहिए रेड हैमर टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, क्या क्या बंगाल के अंदर दुष्कर्म इन लोगों ने किया है, उस पर मैंने जाना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जितने ये वंशवादी पार्टियां हैं, ठाकरे जी के परिवार की कोई इंडस्ट्री चलती थी क्या? लालू प्रसाद की जो की कोई इंडस्ट्री चलती थी था? हम तो जानते थे कि मुलायम सिंह यादव पहलवान थे, उनकी इंडस्ट्री चलती थी क्या? इन सारे वंशवादी पार्टियों के जरा एसेट्स को आप सुन लीजिए, ये सारे इस देश के चोरी करके पैसा इकट्ठा करके इनके वंश के पार्टियों को आगे, इनके बेटों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो 5 स्टार के होटल की संस्कृति है, ये समाजवाद की संस्कृति है, जिनके सारे घरों के खर्चे जो है सारी भदौरिया जी को दिखाई 5 स्टार और 7 स्टार में होते हैं। इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, बाप बेटा चाचा भतीजा नाई जेठानी बड़ानी सारे संसद में होते हैं, माँ बेटा बेटी संसद में होते हैं। ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, जवाब सुनिए अनुराग जी, अपने परिवार जवाब सुनिए रागी जी, अब आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, वैलिड क्वेश्चन है, जवाब सुनिएगा ना, एक ही बात। ऐसे ही लोग हैं जो समाज के अंदर में माहौल खराब करने की बात करते हैं। अब देखिए कितनी आसानी से कह रहे हैं कि परिवार होना तो बड़ी फक्र की बात होती है, चाचा होना फक्र की बात है, भतीजा होना फक्र की बात है, बुआ मौसी नाना नानी, अरे यही तो हमारा हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। इन्हीं सारे रिश्तों को मिला के एक समाज बनता है, इसी समाज से एक हमारा देश और प्रदेश बनता है। और संगीत जी की आवाज इतना ही तकलीफ है, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए प्लीज, इतनी ही अगर परिवारवादी पार्टी से तकलीफ है तो आप कह दो भारतीय जनता पार्टी से टीडीपी के साथ सरकार ना बनाए, क्यों बना पड़ी है? आप कह दो भारतीय जनता पार्टी एनसीपी और शिवसेना का साथ छोड़ दे, अब यहाँ पे पासवान का साथ छोड़ दे, पासवान जी का चौटाला जी के साथ सरकार, पीडीपी के साथ भी सरकार, माने जहां आपको जरूरत पड़ेगी उसके साथ सरकार बना लेंगे तो वो वंशवादी नहीं रहेगी। एक बात। दूसरी बात, इस लोकतंत्र का अपमान मत कीजिए। इस संविधान में लोकतंत्र में जनता चुनती है अपना नेता, कोई परिवार नहीं चुनता है। आप आज तक नहीं चुनेंगे क्योंकि जनता ने आपको नहीं चुना। सवाल यह है कि अगर जनता या किसी को चुनती है तो आप लोकतंत्र का अपमान नहीं कर सकते। यह जनता के वोट से चुन के आया जाता है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, जनता अपने वोट से चुनती है। किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन करने से ना कोई लोकसभा में पहुंचता है ना कोई राज्यसभा में पहुंचता है। इसलिए आप इस तरह की जो मानसिकता है, जो इस तरह का आप समाज के अंदर में, संजय राउत जी ने पहले बोला ना अनुराग भदौरिया जी, आपको ये गुस्सा ऊपर निकालना चाहिए। वो बच्चों पर आए देश में क्या बोला आपने? सुना नहीं, रिपोर्ट नहीं देखी? नहीं, मैंने सुना। उन्होंने जो बोला उसका आप आशय बदल दे रहे हैं। उन्होंने आपको एक बात कही, इस देश के अंदर में जब भी कोई बात कही जाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बतंगड़ बनाने के लिए तैयार होते हैं। राउत जी बात कह रहे थे, वही बात ये बोले तो बतंगड़ हो जाता है। दुबे एक बार अपने दर्शकों को जरा एक दो चीज बता दूं सर, जल्दी से बताते हैं कि व्यापार कितना, नेपाल हमारे लिए कितना बड़ा है, जिस पर अजय जी मैं आपसे एक रिएक्शन लूंगी, क्योंकि देखिए नेपाल से के आयात में जो हिस्सेदारी है वो 63% भारत की है। इतना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। 14% चीन, अन्य देश 21 है, 2% अमेरिका के साथ। इस रिश्ते को और वहां की स्थिरता हमारे लिए बहुत जरूरी है अजय जी। एकदम सच बात है अंजना जी, एकदम सच बात है। और आपके आज के इस कार्यक्रम को मुझे पूरा भरोसा है नेपाल के भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और उनको लगता है कि भाई उनके इस समस्या पर हमारे लोगों के क्या विचार हैं। नेपाल हम लोगों का आज से रिश्ता नहीं है, ऐतिहासिक है, बहुत पौराणिक है। माँ जानकी की कर्म जन्मभूमि है, बुद्ध की भी जन्मभूमि लुम्बिनी वही है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए संबंधों में हैं। आपको भी मुझे लगता है सर्वाधिक वहां का ज्ञान है, चूंकि आप खुद भी उन एरिए को देखती रही हैं शुरू से। नेपाल का रिश्ता सिर्फ आर्थिक हम इसको लेंगे तो नहीं चलेगा, आर्थिक तो है ही, रणनीतिक तौर पे भी बफर जोन की बात करें, कूटनीतिक तौर पे यदि हम बात करें, चाइना जब एक दौर था जब चाइना से के बीच में हमें जब रखना पड़ता था तो नेपाल एक ऐसा देश था, भूटान एक ऐसा देश था जो भारत को अनकंडीशनली वैश्विक मंच पर हमें सपोर्ट करता था और वो आउट ऑफ वे जाकर सपोर्ट करता था। नेपाल को भी हमारी जरूरतें हमेशा रही है लैंड लॉक कंट्री होने के कारण। 2-3 बातें जो यहां विवाद छोटी मोटी बातों में की जा रही है, संजय निषाद जी का तो जिक्र कहीं नहीं आया। मंत्री हैं अभी उत्तर प्रदेश सरकार में और कह रहे हैं कि भारत सरकार को रोजगार, महंगाई, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा नेपाल की स्थिति न पैदा हो जाए।
तो ठीक है। ये और देखिए ना अजय जी, आप बात कर रहे थे तो सीतामढ़ी के रास्ते हम लोग वाकई नेपाल बिहार से चले जाते थे, लेकिन ये भी सबको सोचना होगा, जिस पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सिर्फ एक लाइन में आपसे पूछूंगी, नेपाल में क्या हुआ सबने देखा है, लेकिन पश्चिमी देशों की कुछ संस्थाओं के भारत विरोध का एजेंडा कई बार भारत में भी लोग उठा लेते हैं। स्वीडन की एक संस्था है वीडेम, ये दुनिया भर के देशों के लोकतंत्र का हिसाब किताब बताने का दावा करती है। 2025 की इसकी डेमोक्रेसी रिपोर्ट की रैंकिंग के मुताबिक नेपाल 55वें पायदान पर था और इसी रिपोर्ट में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बताया गया था इसे। और श्रीलंका का हाल भी जान लीजिए, श्रीलंका को 63वें पर रखा था, लेकिन भारत को कहां रखा था? पाकिस्तान को 116वें पर रखा था और भारत को 100वें स्थान पर। तो ये भी तो आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सबको देखना चाहिए कि जब ऐसी विदेशी एजेंसियां एक साजिश रचती है भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ, तो सब उसका यहां पर अपना एजेंडा चलाते हैं। अंजना जी, मुश्किल ये है कि हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष विदेशी जमीन पर जाकर कहते हैं लोकतंत्र समाप्त हो गया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर है। हमारे देश में भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ आंदोलन के बाद ही 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। वक्त इतनी की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।